वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट इन नीट IIT अड्डा। मैं ए सर दोबारा से आपका वेलकम करता हूं, ठीक है, इस चैनल के अंदर। और जहां पर हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, और सीरीज हमने स्टार्ट करी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ डिजीज हो जाती हैं। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स और डिजीज की आज बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, जब इनका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो इनसे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, हम इन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों के अंदर ग्रोथ जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए देर ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर या आईज की जो स्क्लेरा होती है उसके अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि येलोइंग ऑफ द स्किन होने लगती है और येलोइंग ऑफ द आई होने लगती है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एक डिजीज की, देखिए, जिसका नाम होता है जॉइंडिस। तो जॉइंडिस को हम क्या कहते हैं, जॉइंडिस को हम बच्चों कहते हैं पीलिया। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के पिगमेंट जो होते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉइंडिस का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो पीलिया किस वजह से होता है, तो हमने पढ़ रखा है, देखिए इसी चैप्टर की वीडियो के अंदर, कि जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो हमने पढ़ रखा है आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, आरबीसी की लाइफ, गुड, तो आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज। तो 120 दिन के बाद में जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसको भेज दिया जाता है हमारे स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमने पढ़ रखा है स्प्लीन क्या कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी का ब्रेकडाउन करने के बाद में उसके अंदर जो काम की चीजें होती हैं उनको रोक लिया जाता है, जैसे आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भेज दिया जाता है लीवर के अंदर। तो लीवर क्या करता है, लीवर वहां पर उन वेस्ट मटेरियल को या तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देता है, या फिर उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से ये बाहर यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए, जॉइंडिस की। तो जॉइंडिस का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं येलो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ऑफ द आई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन पिगमेंट। तो हम यहां पर लिख लेते हैं रीजन क्या है, डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, कहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और साथ साथ में ये आईज के अंदर भी डिपॉजिट हो जाते हैं, स्क्लेरा के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन है, ठीक है। यहां पर हम देखें कि आई के अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। तो उस स्क्लेरा के अंदर यहाँ पर बिलिरुबिन इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आई बिल्कुल ये येलो हो जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर हम देखें कि इस लेडी के अंदर क्या है, स्किन के अंदर बिलिरुबिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, उसकी वजह से, ठीक है, स्किन येलो हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो हो जाती है। और इसके कॉज हम समझ लेते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं। तो कॉजेज देखिए हम बहुत सारे बता सकते हैं कि कॉजेस कौन कौन से इसके हो सकते हैं। या तो देखिए रीजन ये हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा कौन सी कंडीशन में होता है, हम पढ़ते हैं मलेरिया के अंदर। तो जो मलेरिया का पैथोजन होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, वो आरबीसी के अंदर जाता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन कर देता है। तो अगर बॉडी के अंदर मलेरिया का पैथोजन है तो बहुत सारी आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन इकट्ठा होता है और लीवर उसको
दूसरी फॉर्म कंजुगेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? मोर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हो सकता है इसका एग्जाम्पल मलेरिया, जिसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर आरबीसीज जो होती हैं हमारी बॉडी में वो डिफेक्टिव बन जाती हैं। जब डिफेक्टिव आरबीसी या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो मलेरिया या हम कहें कि किसी और वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन और आरबीसी बन जाती है। तो इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन और आरबीसी को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? नेक्स्ट हम रीजन लिख सकते हैं कि लीवर के अंदर इंफेक्शन है, मतलब कि कोई वायरल डिसीज है। जैसे हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस के अंदर लीवर की सेल्स के अंदर इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है जो बना है, ठीक है, कहां पर, स्प्लीन के अंदर, तो वो कंजुगेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। तो आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक, वो पूरी तरह से क्या होता है, वो लीवर के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। तो देखिए हमने बात करी थी कि मलेरिया की वजह से क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा बिलिरुबिन बनता है। और उस बिलिरुबिन को, जो बिलिरुबिन बनता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से, वो ध्यान रखेंगे अनकंजुगेट फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको कंजुगेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है हमारे लीवर का। अनकंजुगेट का मतलब अब ये ऐसी फॉर्म है, बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती है। तो यहां से क्या करा जाता है कि इस ब्रेकडाउन होने के बाद में आरबीसी का जो अनकंजुगेट हीमोग्लोबिन बनता है, इसको लीवर में भेजा जाता है, और लीवर इसको फिर कंजुगेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके या तो इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में, या इसको फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकालता है स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है लीवर के अंदर कोई इंफेक्शन हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है लीवर डिजीज। तो हम पढ़ते हैं लीवर के अंदर तो बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जैसे लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, तो वायरस के थ्रू होता है। हम पढ़ते हैं 5 तरह की हेपेटाइटिस होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ठीक, और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ और डिजीज होती हैं, जैसे फैटी लीवर की कंडीशन है या कुछ और कंडीशंस होती हैं, ठीक, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये रीजन हम याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन पिगमेंट जो होता है वो हमारी स्किन के अंदर, आईज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। रीजन क्या है? ज्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है, या फिर लीवर के अंदर इंफेक्शन है, जिसकी वजह से क्या है कि जो अनकंजुगेट आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन है बेसिकली, वो कंजुगेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हमारी डिजीज है इसके अंदर वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग का मतलब होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो स्टमक और इसोफेगस के बीच में हमने पढ़ा था कि स्फिंक्टर होता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। देखिए ये कहां पर होता है, तो हमने पढ़ा है इस तरह से। देखिए कि लेट सपोज हमने कहा कि हमारा इसोफेगस है, और इसोफेगस के बाद में ये हमारा आ जाता है यहाँ पर स्टमक, और हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर 2 स्फिंक्टर होते हैं। एक तो स्टमक और इसोफेगस के बीच में स्फिंक्टर होता है, इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर भी इसको हम कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है कि जब खाना हमारे इसोफेगस में आता है तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है और खाना यहां से स्टमक के अंदर चला जाता है, और स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रेनिन और पेप्सिन उसका डाइजेशन करते हैं। और यहां पर भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कभी कभी क्या होता है, वोमिटिंग का रीजन क्या है? देखिए कि मान लिया स्टमक के अंदर कोई फूड है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि स्फिंक्टर जब ये बंद हो जाता है तो खाना यहाँ पर डाइजेस्ट होता रहता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, इन्हीं रीजंस की वजह से क्या होता है कि ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये खुल जाता है, और कार्डियक स्फिंक्टर के खुलने से क्या होता है
कि स्टमक का जो भी कंटेंट है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, माउथ से बाहर निकल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग भी कह देते हैं। तो वोमिटिंग या इसको हम इमेसिस भी कहते हैं। तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट वोमिटिंग। वोमिटिंग या इसको हम एक और वर्ड यहां रखेंगे, इसको हम कहते हैं इमेसिस। तो वोमिटिंग और इमेसिस, रीजन क्या है कि हमारा स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में जो भी चीज होती है वो माउथ के थ्रू रिवर्स पेरिस्टालसिस से बॉडी से बाहर निकल आती है। अब इसके हम कॉजेज देख सकते हैं। तो कॉजेज क्या होते हैं, देखिए कुछ कॉजेज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके कुछ रीजंस भी होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं CTZ। CTZ का मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये वोमिटिंग सेंटर है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं। ये होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो जब ये CTZ सेंटर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन किसी वजह से एक्साइट हो जाता है तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर रिवर्स पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है और स्टमक का जो कंटेंट होता है, या हम कहें कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाता है, जिसकी वजह से स्टमक का कंटेंट बाहर निकल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग या इमेसिस कहते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से CTZ सेंटर एक्साइट हो जाता है। तो एक हम ये लिखते हैं इसके अंदर कि बैड साइट। बैड साइट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई खराब चीज देख ली है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, CTZ सेंटर एक्साइट हो जाता है। जैसे कुछ एक्सीडेंटल केसेस हमने देख लिए, ठीक है, या कुछ और डैमेज बॉडी अगर हम देख लेते हैं या कुछ और चीज हम देख लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बैड साइट की वजह से ये CTZ सेंटर एक्साइट हो जाता है और फौरन वोमिटिंग हो जाती है। और क्या हो सकता है, बैड स्मेल, कि अगर कहीं से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है तो वहां पर भी क्या होता है, ये CTZ सेंटर एक्साइट हो जाता है और वोमिटिंग हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज और होता है इसका, देखिए बैड थॉट। अब बैड थॉट का मतलब क्या होता है, बैड थॉट का मतलब कोई खराब विचार है ना, हमारे दिमाग में आ जाता है। खराब विचार का मतलब कुछ इस तरह से कि हमने खाना खा लिया और हमें बाद में पता चलता है कि यार खाने के साथ में तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, जैसे बताता हूं आपको कि मान लिया आपके किसी फ्रेंड ने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको दावत दी, आप उसके घर चले गए और वहां जाने के बाद में उसने बहुत अच्छा अच्छा खाना आपको ऑफर करा। ठीक है, आपने भी खाना जमकर खाया क्योंकि बहुत बढ़िया खाना था। ठीक, फिर क्या होता है, जब आप खाना खा चुके तो फिर उसके बाद में वो आपको बताता है कि अरे यार खाने में तो छिपकली गिर गई थी। ठीक है, ये खाने के अंदर ये बाहर रखा हुआ था, इसमें हमारा डॉगी जो है उसने मुंह डाल दिया था, इसलिए हम इसको नहीं खा रहे हैं। ठीक, ये बहुत दिन से रखा हुआ था, बचा हुआ खाना था, हमने सोचा चलो आपके ही मुंह लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या लगता है, हमें लगता है कि यार इसने हमारे साथ में चीट करा है और बेकार से इसने हमें खाना खिला दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर वोमिटिंग हो सकती है। और क्या होता है, देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है वोमिटिंग का, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंटेस्टाइन में देखिए कहीं पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से जो पेरिस्टालसिस हो रही थी आगे वो नहीं हो पाती है और इंटेस्टाइन के अंदर रिवर्स पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक का कंटेंट बाहर निकल कर आ जाता है। कभी कभी तो ये भी खुल जाता है पायरोडिक स्फिंक्टर। सोचिए कितनी खतरनाक कंडीशन होती है कि पायरोडिक स्फिंक्टर अगर खुल जाए तो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो भी सारा बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जिसे मैं बता रहा था कि क्या हो सकता है किसी की किडनी में स्टोन हो, ठीक है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं, या इंटेस्टाइन में कोई और इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फूड आगे नहीं पास हो रहा है, तो फूड वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। तो इंटेस्टाइन क्या करती है, एक रिवर्स पेरिस्टालसिस करती है और जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। और वोमिटिंग से पहले एक वोमिटिंग की फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं नोजिया। ठीक है, तो वोमिटिंग के हमने कॉज देख लिए कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ वोमिटिंग। और एक और कॉज होता है क्या, कि कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग की वजह से भी कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है। तो कभी भी आप अगर दावत में जाएं किसी, तो बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि वोमिटिंग भी हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, नेक्स्ट डिजीज की, और हम बात करते हैं डायरिया की। तो डायरिया में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो पेरिस्टालसिस हो जाती है,
ठीक है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। पेरिस्टालसिस, जितना भी आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, और एज इट इज क्या होता है कि वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जितना भी ये कंटेंट होता है सारा वो बाहर निकल आता है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है, क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, या कॉलरा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो कॉलरा में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो होती है वो इस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और जितना भी इंटेस्टाइन का कंटेंट होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है इस कंडीशन के अंदर कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होना था फूड के साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा, हम ये कहें कि नॉर्मली हमारा जो रूटीन था वॉशरूम जाने का वो थोड़ा सारा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस कंडीशन में बहुत सारा वाटर जो होता है बॉडी से वो फीकल मैटर के साथ में बाहर निकल जाता है। तो जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीपी कम हो जाता है, तो पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, या कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं। तो इट इज डायरिया। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर। तो फीकल मैटर की लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और किस वजह से होती है ये, हम लिख लेते हैं ड्यू टू नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये फीकल मैटर से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीकल मैटर होता है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा वाटरी हो जाता है। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके रीजन हम लिख सकते हैं, जैसे कॉलरा की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया जो होता है ये कॉलरा कॉज कर देता है, तो विब्रियो कॉलरी, ठीक है। या कुछ और हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक और तरह की क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है फीकल मैटर के साथ में ब्लड भी बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अमीबियासिस। तो अमीबियासिस में भी समथिंग कुछ इसी तरह से ही होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है खास बात कि वहां पर ब्लड के साथ में, स्टूल के साथ में ब्लड आ जाता है, ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड एंड म्यूकस विद स्टूल, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो ये बात हमने करी किस चीज की, हमने डायरिया की बात करी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की हम बात करें। दिस इज द इमेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल बावल मूवमेंट की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होता है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में, आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर ये रीजन हमें दिखा रखा है सीकम, फिर उसके बाद में ये आ जाता है असेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद में ये ट्रांसवर्स कोलोन, फिर उसके बाद में डिसेंडिंग कोलोन आ जाती है, ये सिग्मोइड कोलोन, और ये रेक्टम, ठीक है। तो इस एक्सरे के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये इस इंटेस्टाइन के अंदर फीकल मैटर सारा इकट्ठा है, और ये यहां से बाहर नहीं हो निकल पा रहा है, और इसके अंदर से लगातार वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, यहां पर इकट्ठा हो गया, इसका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या करा जाएगा, कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेंगी जो क्या करती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब है उसको, वाटर को क्या करें, वापस से रिलीज करा दे। तो जब वाटर इंटेस्टाइन से वापस से रिलीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ये फीकल मैटर जो होता है वो थोड़ा सारा सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होने के बाद में फिर इसको बॉडी से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। या फिर अगर कुछ ज्यादा ही ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर पेशेंट को कुछ एनीमा दिया जाता है, सोप एनीमा, ग्लिसरीन एनीमा, इस तरह की चीजें भी दी जाती हैं। तो इट इज कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए बच्चों, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में ध्यान रखेंगे कि एबनॉर्मल मूवमेंट
या एबनॉर्मल बावल मूवमेंट लिख देता हूं मैं, तो इसमें होता है एबनॉर्मल बावल मूवमेंट। तो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो फीकल मैटर है लार्ज इंटेस्टाइन में वो एनस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। या एक और कंडीशन होती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन में कभी इंफेक्शन हो जाता है तो इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालसिस हो जाती है वो स्लो कर दी जाती है, ठीक। या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, हम खाना खा रहे हैं लेकिन उसके बाद में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम टहलने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट, बावल मूवमेंट, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अकर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते, देखिए नेक्स्ट है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडाइजेशन का मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। रीजन क्या हो सकता है, एक तो रीजन हो सकता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब कि आप किसी दावत में गए, है ना, किसी पार्टी के अंदर गए और वहां पर था बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, तो आपने क्या करा, सारा खाना तो हमें वहां पर खाना है ना, हर एक चीज वहां पर चखनी होती है, तो जितने भी आइटम्स होते हैं सभी खा लिए, और खा लिए इस तरह से कि यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आ गए तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट कैसे होंगे, तो हमें क्या करना होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट के अंदर हम फूड इतना खाते हैं कि एक पार्ट के अंदर फूड आ जाए, फिर उसके बाद में एक पार्ट वाटर, एक पॉइंट उसके अंदर एयर का रहना चाहिए जिससे डाइजेशन कंप्लीटली हो। तो हमने क्या करा, ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग की वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, ठीक। और क्या रीजन हो सकता है, लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की कमी है। तो जब एंजाइम्स नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, तो फूड जो है वो ऐसे ही पेट के अंदर इकट्ठा रहेगा, और पेट में इकट्ठा होता रहता है तो पेट फूलता रहता है, ठीक है। ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होने लगती है, खाने को जी नहीं करता है, ठीक है, पेट भरा भरा सा रहता है। तो ये कंडीशन क्या है, ये है इनडाइजेशन, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या कभी कभी एंजाइटी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा घबराहट की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से, और ध्यान रखेंगे स्पाइसी फूड की वजह से भी ऐसा हो जाता है बच्चों। तो स्पाइसी फूड जो होता है, अगर हम एक्सेसिव स्पाइसी फूड लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। ये रीजन हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो स्पाइसी लोग खाते हैं, ठीक है, जो पानी पूरी खाते हैं या अलग अलग तरह की जो स्पाइसी चीजें होती हैं उसको हम कम से कम इंटेक करें, जिससे हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम जो है वो सही से काम करे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इज ब्लैंक। व्हाइट इज ब्लैंक। तो नेक्स्ट हमें यहां पर बात करनी है एक टॉपिक की, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड का इंटेक करते हैं और डाइजेशन के बाद में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बॉडी की सेल्स के अंदर वो पहुंचते हैं, तो वहां पर कितनी एनर्जी वो रिलीज करते हैं, उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू को हम यहां पर दो तरह से देख लेते हैं। तो पहले मैं समझता हूं कि कैलोरी किसे कहते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कैलोरी या जूल का मतलब क्या होता है, तो कैलोरी की डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है बच्चों, क्या होती है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम 1 कैलोरी या 1 जूल कहते हैं, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to raise the temperature, of 1 gram water, through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये क्या होता है कि आपको 14.5 डिग्री सेल्सियस से इसको 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, देखिए
14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। इसके अंदर जितनी एनर्जी चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है, और 1 जूल। तो किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 1 किलो कैलोरी या 1 किलो जूल कहलाती है। अब इसके अंदर दो चीजें हम देखते हैं, देखिए, तो मैं देख लेता हूं नॉर्मल, पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ये अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। फिजियोलॉजिकल या वैल्यू या फिजियोलॉजिक वैल्यू, हमने लिखा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है बच्चों कि जब हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो मैंने यहां पर लिखा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से ध्यान रखेंगे कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज होती है। साथ साथ में ध्यान रखेंगे प्रोटीन से भी देखिए बच्चों इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोटीन से भी होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज होती है। और साथ साथ में ध्यान रखेंगे फैट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के डबल से थोड़ी सारी ज्यादा होती है। तो फैट में हम ध्यान रखेंगे कितनी होती है, ये होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका, कि जब हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम किसी न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं यहां पर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लैब के अंदर, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेटल का बना हुआ जिसका नाम होता है बॉम कैलोरी मीटर। तो हम क्या करते हैं, बॉम कैलोरी मीटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी फूड का कंबशन करते हैं तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ये कहां पर हो रहा है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हम कहां निकालते हैं, ये हम लैब के अंदर बॉम कैलोरी मीटर के में मेजर करते हैं। ठीक है, बॉम कैलोरी मीटर के अंदर किस तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करा जाता है न्यूट्रिएंट का, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए कार्बोहाइड्रेट का अगर हम ब्रेकडाउन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, फिर मैंने लिखा था प्रोटीन का, तो देखिए हम प्रोटीन से लिख लेते हैं। तो प्रोटीन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन से जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों वो होती है 5.65 किलो कैलोरी। तो प्रोटीन से होती है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और जब हम फैट का ब्रेकडाउन करेंगे बॉम कैलोरी मीटर के अंदर तब वहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ध्यान रखेंगे 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कोई एक पर्सन है, उसने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, 20 ग्राम प्रोटीन खाया, 2 ग्राम उसने फैट खाया, तो बताइए उसके अंदर कुल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन सारे फूड के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट, कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट उसने खाया है उसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी प्रोटीन खाया है उसने जितने ग्राम उसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना उसने फैट लिया है या ऑयल्स उसकी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो जाती है किस चीज की, फिजियोलॉजिकल वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो जाती है यहां पर। और हम अब आते हैं देखिए हमारी वीडियो के लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, और ये दो डिजीज हैं जो कहां पर आती है, देखिए हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ बॉक्स बने होते हैं
ठीक है, येलो कलर के या ग्रीन कलर के, तो उन बॉक्स को भी आपको नहीं छोड़ना है, वहां से भी क्वेश्चन नीट का बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक और टॉपिक की जिसका नाम होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के अंदर हमें कुछ टॉपिक जो हैं वो येलो बॉक्स के अंदर दे रखे होते हैं, ठीक है, या ग्रीन बॉक्स में दे रखे हैं। तो किसी भी तरह का कोई बॉक्स भी बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर तो हमें वो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें नीट के अंदर हर हालत में 360 मार्क्स चाहिए, क्योंकि हमारा एम बच्चों क्या है, हमारा एम है एम्स, ठीक है, या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वहीं से हमें पढ़ना है। तो हमें किसी भी हालत के अंदर कोई समझौता नहीं करना है, तो एनसीईआरटी की हमें एक लाइन भी नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना है। चलिए गुड। तो देखिए हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको हम कह देते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखिए ये किस तरह की डिजीज है, ये मेनली देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये छोटे बच्चों के अंदर होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर क्या होता है, या तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का जो अमाउंट पहुंचना चाहिए वो कम पहुंचता है नॉर्मली, या फिर प्रोटीन के साथ साथ में उनकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज जानी चाहिए वो भी कम पहुंचती है, ठीक है। तो ये दो डिजीज हो जाती हैं, ये ऐसी जगह पर होती हैं बच्चों में, ठीक है, जहां पर क्या है, जैसे युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई जैसी चल रही है दो देशों के बीच में, तो वहां पर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स उनके साथ में हो रही हैं। तो जब उनको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रोटीन या फूड नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है बच्चों वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की क्या होती हैं, वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन का इंटेक करना पड़ेगा। तो ये ऐसी कंडीशन में होती है जैसे बांग्लादेश या कुछ और कंट्रीज होती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर लड़ाई चलती रहती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत दुबले पतले होते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन, जैसे कि मैरस्मस। तो हम पढ़ते हैं मैरस्मस एक ऐसी डिजीज है, देखिए, ठीक है, इट इज मैरस्मस। तो आप देख रहे हैं मैरस्मस कुछ ऐसी डिजीज है जिसके अंदर पर्सन कैसा है, ये बहुत ही थिन हो जाता है, एक्सट्रीम इमेसिएशन, मतलब कि बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। आप देखेंगे इसके अंदर के बॉडी पर जो मसल्स है या मांस है वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर है, और इसकी रिब्स भी आपको दिखाई दे रही है बच्चे की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है इस कंडीशन में, तो ध्यान रखना है कि मैरस्मस जो होती है वो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के बच्चों के अंदर होती है। किस में होती है, तो ये ध्यान रखेंगे, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल से, ठीक है, कम है, उनके अंदर ये डिजीज हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रोटीन्स प्लस कैलोरी, इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन्स की भी कमी हो रही है और बॉडी के अंदर कैलोरी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये खास बात है इसकी, ठीक है। तो ये क्या रीजन हो सकता है इसका कि प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो ध्यान रखेंगे इसका रीजन मे बी पॉसिबल हो सकता है कि उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फूड नहीं मिल रहा हो, या मे बी हो सकता है कि मदर की अर्ली प्रेगनेंसी हो गई हो, जब ये बच्चा बहुत छोटा है और सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो चाइल्ड को फीड नहीं कर पाती है, या वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर उसको सर्टेन अमाउंट के अंदर जो मिल्क है, बेसिकली मदर्स मिल्क जो होता है उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, या कुछ और उसको डाइट नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए, एक तो हेयर लॉस इसके अंदर दिखाई देगा, बच्चे के सर पर बाल बहुत कम दिखाई देंगे, और उसके फेस से ऐसी लुक आएगी जैसे कि वो बहुत ओल्ड एज है। साथ साथ में स्किन पर क्या होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर मसल्स कम हो जाती हैं तो स्किन कैसी होती है, रिंकल्ड स्किन आपको दिखाई देगी साथ साथ में। और क्या होता है कि सिवियर मसल वास्टिंग, यानी कि मसल्स जो होती हैं उनका भी आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेशन बॉडी के अंदर होने लगेगा। तो इट इज मैरस्मस। और देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर एक और डिजीज की जिसका नाम है क्वाशरकोर। तो क्वाशरकोर में क्या होता है कि ये डिजीज जो होती है वो 1 साल से ज्यादा जो एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है। तो हम यहां लिख लेते हैं मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल से ज्यादा बच्चों में होती है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर सिर्फ, ठीक है, मेनली प्रोटीन की कमी बॉडी के अंदर होती है, मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है।
या बच्चे का जो फूड है, जो भी वो खा रहा था, उसके अंदर ऐसा फूड उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रीज़न क्या हो सकता है कि बच्चे की जो डाइट थी, जो मदर्स मिल्क था, उसको रिप्लेस करके एक ऐसी डाइट उसको दी जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर प्रोटीन तो नहीं है, थोड़े कम है, और एनर्जी उसके अंदर सफिशिएंट है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर भी हम देखिए क्या हो रहा है कि इस डिजीज के अंदर हम देखते हैं, देखिए कि स्किन जो होती है वो थोड़ी स्केली हो जाती है, स्केल लीजन्स हो जाते हैं, और एब्डोमेन इसके अंदर आपको फूला हुआ मिलेगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, और एब्डोमेन के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये जो टर्म होती है, ध्यान रखेंगे, एसाइटिस। तो एसाइटिस का मतलब होता है कि एब्डोमिनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, एब्डोमेन में पानी भर जाता है, ठीक है, और इसके एंकल्स जो होंगे उसके अंदर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक है, ये भी थोड़ा थिन होगा, इसके अंदर भी वीकनेस दिखाई देगी। तो ये सिम्टम्स हमें ध्यान रखने हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा टॉपिक देखिए डाइजेशन का कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करके लास्ट वीडियो तक सारे लेक्चर्स आप देखिए, प्रॉपरली देखिए, उसके अंदर खास खास बातें जो बताई गई हैं उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद में जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं या मॉड्यूल से लगा रहे हैं, उनके आप लोग क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगाने के बाद में फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। तो यहाँ तक के आपको सारे क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं, बढ़िया करके इस चैप्टर को पढ़ना है। और अगर इन वीडियोस के अंदर, इन लेक्चर्स में, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी आपको डिफिकल्टी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन लेक्चर्स को, इन वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो और लोग होते हैं या उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फायदा होने वाला है। टिल देन तो इसको बढ़िया करके पढ़िए। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। टिल देन गुड बाय।